आइए बच्चों, आज हम आवर्त सारणी में वर्ग पर आधारित गुण में धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय गुण इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण कैसे प्रभावित होता है, उसकी चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कि धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण होता क्या है। देखिए बच्चों, अगर किसी परमाणु में धनायन बनाने की क्षमता है तो हम कहते हैं कि उसमें धन विद्युतीय गुण है। अगर किसी परमाणु में ऋणायन बनाने की क्षमता है तो हम कहते हैं उसमें ऋण विद्युतीय गुण है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता परमाणुओं में है तो उसके आधार पर हम धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय गुण कह रहे हैं कि इस परमाणु में धन विद्युतीय गुण है और परमाणु में ऋण विद्युतीय गुण है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी परमाणु में धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें धन विद्युतीय गुण ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें ऋण विद्युतीय गुण ज़्यादा है। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद बढ़ती है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें धनायन बनाने की क्षमता बढ़ती जा रही है। कह सकते हैं कि उसका धन विद्युतीय गुण बढ़ता जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है तो कहेंगे ऋण विद्युतीय गुण बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब हम वर्ग पर अभी चर्चा करेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती जाएगी। अगर किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलते हैं, देखें जैसे बच्चों हम मान लीजिए वर्ग नंबर फर्स्ट लेते हैं और फिर इसमें देखिए हम आवर्त बना देते हैं। पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त, फिर तीसरा आवर्त, फिर चौथा आवर्त, फिर ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त हो गया, ये सातवां आवर्त हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ हम तत्वों को रख दे रहे हैं। पहले में क्या होता है, पहले समूह पहले आवर्त में हाइड्रोजन, दूसरे में क्या होता है लिथियम, दूसरे आवर्त पहले समूह में। उसी तरह आपका यहाँ आ जाएगा सोडियम, फिर पोटेशियम आ जाएगा, फिर रुबिडियम आ जाएगा, यहाँ सीजियम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा फ्रांसियम आ जाएगा। तो बच्चों हमने इनके पहले वाले वीडियो में बहुत बार चर्चा की है कि समूह जो होता है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। आवर्त जो है उस परमाणु में कोषों की संख्या को बताता है। अच्छा बच्चों, जब कोषों की संख्या देखिए बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, कम होता जाएगा, जिसके वजह से परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। परमाणु त्रिज्या कब बढ़ेगी, जब उसमें कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अभी हमने कहा है कि आवर्त क्या बताता है, कोष बताता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है आपका पहले आवर्त में है तो इसका मतलब उसमें एक कोष है, यानी कि एक ऊर्जा स्तर है और इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह जब दूसरे में आएंगे तो इसमें जो है आपके दो कोष हो जाएंगे और बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब सोडियम की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 कोष हो जाएगा। तो इसमें परमाणु त्रिज्या और बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे चलेंगे, चूंकि आवर्त की संख्या बढ़ती जा रही है अर्थात कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या
बढ़ती जा रही है। तो जब बच्चों देखिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, यहाँ देखिए ऊपर सबसे कम त्रिज्या है परमाणु त्रिज्या, उसके बाद इससे ज़्यादा हो जाएगी, फिर इससे यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, यानी कि वो आसानी से धनायन बना लेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर करके। तो जैसे जैसे देखिए हम नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि परमाणु आसानी से धनायन बना लेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धन विद्युती गुण बढ़ता जाएगा और ऋण विद्युती गुण क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं परमाणु त्रिज्या बड़ी होती जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कम होता जाता है। देखिए बच्चों, जब परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर करके क्या बना लेगा, धनायन बना लेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें धनायन बनाने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धन विद्युतीय गुण बढ़ता जाता है और ऋण विद्युतीय गुण घटता जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, हम अगले गुण के बारे में चर्चा करते हैं, ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड। यानी कि किसी वर्ग में जो तत्व हैं अगर हम उनके ऑक्साइड बना दें तो उनकी अम्लीयता और क्षारीयता किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो कैसे प्रभावित होगी। तो देखिए बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं कि अम्लता जो होता है तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा कोई तत्व विद्युत ऋणी होगा उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा होगी, और जितना धन विद्युतीय गुण कम होगा, जितने ज़्यादा कम होगा उतने उसकी क्षारीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो देखिए बच्चों, अगर हम उस तत्व के ऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्साइड बनाते समय सभी तत्वों के साथ ऑक्सीजन क्या होगा, कॉमन होगा। जब ऑक्सीजन कॉमन होगा तो इसका मतलब कि सारे तत्वों के साथ उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ऑक्सीजन की समान है। तो जब तत्व में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सभी के साथ समान है तो इसका मतलब कि जो तत्व हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता पर उनके ऑक्साइडों की अम्लीयता निर्भर करेगी। तो इसका मतलब कि ऑक्साइड में जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वही तत्व क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई वर्ग है, जैसे अभी मान लीजिए हम पहला वर्ग लिए थे, तो पहले वर्ग में क्या था हमारा, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था दूसरे में लिथियम, फिर ये सोडियम यहाँ था, फिर पोटेशियम था, फिर रुबीडियम था, और फिर यहाँ सीजियम था, फिर उसके बाद यहाँ फ्रांसियम था। ये पहला आवर्त हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अगर अब हम इन तत्वों के ऑक्साइड बना दें तो देखेंगे कि इन तत्वों के ऑक्साइड बनाने के बाद किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद उसकी अम्लीयता या क्षारीयता कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए बच्चों, अगर पहले वर्ग का कोई तत्व है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन धनायन बनाएगा। ऐसी कंडीशन में वो अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। उसी तरह अगर किसी की बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करके और ऋणायन की कंडीशन में होते हैं। तो अब बच्चों, जब
बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्याग कर अष्टक को पूरा कर लेते हैं। तो इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या करेंगे, अष्टक को पूरा करेंगे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ लिथियम पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सोडियम पॉजिटिव, फिर पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, फिर आपका सीजियम पॉजिटिव हो जाएगा, फिर फ्रांसियम पॉजिटिव। बस बच्चों आप ये जान लीजिए कि ये अस्थाई होने के लिए धनायन या ऋणायन बनाते हैं। तो अब धनायन कब बनाते हैं, हमने बताया कि जब बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऋणायन कब बनते हैं, जब उनकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि जब बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींच कर अष्टक को पूरा करते हैं। और जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने अष्टक को पूरा करते हैं। यहाँ बच्चों ये पहला समूह है, उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बताया है कि समूह उसका जो होता है वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। देखिए बच्चों हम बता चुके हैं कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समूह को बताते हैं। और अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करते हैं। तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने अष्टक को पूरा कर ले। अब जब ऑक्सीजन इसके पास आएगा, चूँकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो अभी हमने चर्चा की है कि अगर बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं। और ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। तो चूँकि इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक को पूरा कर लेगा। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह आप आगे भी समझ सकते हैं कि अगर उनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा। अगर मान लीजिए 3 उसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूरा करेगा। अब बच्चों अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन से संयोग करता है तो चूंकि देखिए इस पर 1+ चार्ज है, इस पे 2 ऋण चार्ज। ये जब भी संयोग, देखिए बच्चों जब भी ये संयोग करेंगे इनमें हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों की संख्या बराबर होगी। तो चूंकि देखिए यहाँ 2 निगेटिव चार्ज है, इस पर 1 पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों अब यहाँ 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव होने के लिए हमको 1 हाइड्रोजन और यहाँ लाना पड़ेगा। तो जिससे ये पॉजिटिव इस निगेटिव को न्यूट्रल करेगा, ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रल करेगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन की संख्या 1, बन गया हमारा क्या, H2O। उसी तरह जब ऑक्सीजन आपका जब लिथियम से जुड़ेगा तो अब देखिए लिथियम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, तभी 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव को न्यूट्रल कर पाएगा। तो अब देखिए जैसे ये लिथियम 1 पॉजिटिव हम यहाँ ले लेते हैं, इसको ये न्यूट्रल कर दिया, ये न्यूट्रल कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, Li2O। उसी तरह आपका सोडियम के साथ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2O। आगे इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, ये बनता चला जाएगा आप K2O। फिर इसके बाद देखिए यहाँ बन जाएगा Rb2O, O निगेटिव, CH2O। फिर यहाँ फिर फ्रांसियम के साथ, फ्रांसियम आयन के साथ जब ऑक्सीजन आयन जुड़ेगा तो बन जाएगा Fr2O। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऊपर वाला, क्योंकि परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा कम हाइड्रोजन की है। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखता है, तो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय H2O होगा और सबसे कम अम्लीय A होगा। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं H2O
इसकी अम्लता ज़्यादा होगी Li2O की, फिर इसकी अम्लता ज़्यादा होगी Na2O से, फिर K2O की हो जाएगी, फिर उसके बाद Rb2O की हो जाएगी, फिर उसके बाद CH2O की हो जाएगी, फिर Fr2O की हो जाएगी। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि अम्लीयता घटने का क्रम एवं उसका उल्टा कर देंगे क्षारीयता बढ़ने का क्रम। अब देखिए बच्चों, हमेशा आप याद रखें कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, अगर हम उन तत्व के ऑक्साइड लेंगे तो हमेशा अम्लीयता उसकी क्या होगी, घटती जाएगी और क्षारीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब बच्चों एक चीज़ हम यहाँ थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं एक बात की, कि हमेशा जब भी आप आयन को जोड़ेंगे तो धन और ऋण की संख्या जब तक बराबर नहीं होगी तब तक कोई आणविक रूप में नहीं आएंगे, आणविक रूप में नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयन के रूप में रह जाएंगे। और आपको पिछली कक्षाओं में बताया भी जा चुका है कि अगर आयन की सहायता से अणु बनाना है तो उनके चार्ज की संख्या को ट्रांसफर करके उनकी संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे यहाँ H पर 1 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे, और अगर यहाँ ऑक्सीजन का 2 निगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी लेंगे, 2, यानी कि संख्या ट्रांसफर कर लेंगे, H2O हो जाएगा। अगर मान लीजिए इससे अलग हम कोई मान लीजिए कि परमाणु मान लीजिए इससे अलग हट के हम कोई अणु बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं Ca डबल पॉजिटिव चार्ज और OH निगेटिव। तो अब इसका मतलब कि इसकी संख्या 1 हो जाएगी और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसके आधार पर लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि OH की संख्या कितनी बन जाएगी, 2, और Ca की संख्या 1। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर हम इनके चार्ज को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इनके चार्जों की संख्या बराबर हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, अगर 2 का गुणा हम इसमें कर दें और 3 का गुणा इसमें कर दें तो दोनों के जो मान आएंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर। इसीलिए देखिए इनके चार्ज की संख्या का इसमें गुणा कर दें और इनके चार्ज की संख्या का इसमें गुणा कर दें तो दोनों चार्ज बराबर। इधर देखिए 2 निगेटिव आपका आ जाएगा, 2 निगेटिव यहाँ आ जाएगा और 2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए चार्ज की संख्या को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जिससे उनके धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगले गुण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।